ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जीएसटी के मामले में राहत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल का ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स, कसीनो पर जीएसटी लगाने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि जब किसी खेल में अनिश्चित परिणाम पर पैसे लगाए जाते हैं तो वह जीएसटी के संदर्भ में सट्टेबाजी और जुए की श्रेणी में आ जाता है। इस पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग खिलाने वाली कंपनियों को जीएसटी के नोटिस दिए थे। जो जीएसटी डिपार्टमेंट था उनका कहना था कि इसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है और ये कंपनियों की देनदारी बनती है, लेकिन कंपनियों ने इसे देने से इनकार कर दिया था। कंपनियों का कहना था कि वो स्किल बेस्ड गेम चला रही है, चांस बेस्ड गेम है, इसमें किसी भी तरह की बैटिंग और गैम्बलिंग नहीं है, इसलिए ये जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जो चाहे वो स्किल्स के गेम हो या चांस के गेम हो, उनको भी एक तरह से बैटिंग और गैम्बलिंग ही माना जाएगा और उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इनके ऊपर पुरानी तारीख से ही जीएसटी इनके ऊपर लगाया जाएगा। यह भी बता दूं कि जितनी भी कंपनियां उनके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट ने करीबन 2,30,000 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ नोटिस भेजे थे, तो उन कंपनियों को अब ये रकम जीएसटी विभाग को चुकानी पड़ेगी। तो एक जो कंपनियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और खासतौर पर जो कंपनियां दलील दे रही थी कि ये स्किल बेस्ड गेम है या फिर ये किसी तरह से चांस बेस्ड गेम है, तो कंपनियों की उस दलील को भी खारिज कर दिया। यानी कि अब जो भी कंपनियां इस तरह की गेम्स आगे भी खिलाएंगी उनको 28% जीएसटी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को वैध और संवैधानिक माना है। कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को इस तरह का अभियान चलाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहा है, पूरी डिटेल्स बता रहे असीम मनचंदा। वोटर लिस्ट की सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने के निर्देश दिए थे। ये प्रक्रिया बहुत सारे राज्यों के अंदर शुरू की गई थी। बिहार राज्य के अंदर भी इस प्रक्रिया को शुरू किया था। तब बहुत सारी पार्टियां इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने जून महीने में इसकी सुनवाई की और जनवरी में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट की सैंक्टिटी बनाए रखना काफी जरूरी है। खासतौर पर कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो कि डुप्लीकेट हो सकते हैं, फर्जी हो सकते हैं या फिर मृत हो सकते हैं, तो उनको भी सही तरीके से लिस्ट को मेंटेन करना चुनाव आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये जो पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने चलाई थी या पूरा अभियान जो चलाया था, ये पूरी तरह से वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें चुनाव आयोग ने कोई भी मनमानी भी नहीं की थी। खासतौर पर कि सभी लोगों को इसके लिए अंदर क्लेम और ऑब्जेक्शन करने के अधिकार भी दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो पूरी प्रक्रिया एसआईआर की थी पूरी तरह से संवैधानिक थी और जो ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंदर ही आती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राशन की दुकानों को समर्थन देने और पीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए 25,530 करोड़ रुपए की सार्थक पीडीएस स्कीम को मंजूरी दी है। ये स्कीम मार्च 2031 तक 5 सालों के लिए लागू रहेगी। जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है, 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। अब आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय रूट्स के बाद एयर इंडिया अब घरेलू रूट्स पर भी उड़ानें कम करने जा रही है। बढ़ती फ्यूल कॉस्ट के मद्देनजर एयर इंडिया जून से अगस्त के लिए शेड्यूल एडजस्टमेंट कर रही है। खबर पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह।
जी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती के बाद अब एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट्स की संख्या भी कम करने जा रही है। जून से लेकर अगस्त तक के बीच एयर इंडिया अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स में करीब 22% तक की कटौती कर सकती है। और जो उसका मुख्य कारण है, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जेट फ्यूल की कीमतों में जो है उछाल आया है, उसका असर ऑपरेशंस पे पड़ा है। और इससे पहले एयर इंडिया ने 27% के करीब अपनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स कम की थी और करीब 22% डोमेस्टिक फ्लाइट्स कम करेगी। कंपनी से टेम्पररी रैशनलाइजेशन कह रही है अपने ऑपरेशंस का। और जो मुख्य जो इसका असर होगा वो काफ़ी व्यापक होगा, क्योंकि समर सीजन आ चुका है, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, तो हवाई किरायों पर भी इसका असर साफ तौर पे दिख सकता है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो लोग अगर डेट चेंज करना चाहते हैं अपने ट्रैवल में, उन्हें ये ऑप्शन दिया जाएगा, या किसी और फ्लाइट्स में जाना चाहते हैं उनके पास भी एक तरह का विकल्प रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका असर पूरे एविएशन पर दिख रहा है। और ये उसका एक उदाहरण मात्र है कि किस तरीके से एयरलाइंस को बार बार अपना जो ऑपरेशंस हैं वो कर्टेल करना पड़ रहा है। भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है और आईएमडी ने कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जारी भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच लोगों से सतर्क रहने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले कुछ दिनों से गर्मी का पारा बहुत ही हाई है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से लेकर के 47 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ। हीट वेव की स्थिति लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक ये स्थिति अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगी। उसके बाद शुक्रवार से लोगों को थोड़ी सी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के बाद राहत मिल सकती है। आज कैबिनेट में भी हीट वेव को लेकर के चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कैबिनेट के मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने मंत्रालय से जो भी लोगों को हीट वेव से राहत देने के कदम उठाए दिए जा सकते हैं, वो आप वो कदम उठाइए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल के ऊपर अपील भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोगों से कहा कि आपको हीट वेव से बच करके रहना है। आप खुद को हाइड्रेट रखें, जब भी बाहर निकले अपने साथ पानी रखें। उसके साथ साथ और भी कई सारे उन्होंने उपाय किए, उन्होंने उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS लें। खासतौर पे कि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, उनको इस हीट वेव से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो उनको भी बचाने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हीट वेव के चलते जो पशु पक्षी हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए बालकनी या अपनी खिड़की में पानी रखना ना भूलें, ताकि उनको गर्मी से राहत दी जा सके। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। बीएसई मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स 142 और निफ्टी 7 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि कमजोरी के बीच मिड कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और मिड कैप इंडेक्स ने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड दर्ज छुआ। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। कल मार्केट में हॉलिडे है, जिसकी वजह से आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी और बाजार ने एक दायरे में कारोबार किया। आज जून सीरीज का पहला दिन था और बाजार ने 100 पॉइंट्स की रेंज के आसपास ही कारोबार किया है। हालांकि आखिरी घंटे में काफी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से हमें देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में थोड़ा दबाव ज्यादा देखने को मिला है। 240 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। मिड कैप ने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रिकॉर्ड हाई बनाया है। हालांकि स्मॉल कैप जो है उसने भी काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है आखिरी के घंटे में। अगर बात करें सेक्टोरियल इंडेक्स की तो यहाँ पर मेटल पैक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 1.5% से ज्यादा के गेन्स हमें दिखाई दिए हैं। ऑटो इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। आईटी से प्रेशर देखने को मिला, एफएमसीजी भी प्रेशर में रहा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। एनर्जी शेयरों ने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट हमें देखने को मिला है। अगर बात करें निफ्टी के गेनर्स की यानी निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तो यहाँ पर मेटल पैक से हिंडाल्को में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो पैक से टाटा मोटर्स, पीवी, पावर ग्रिड और इटर्नल जैसे शेयर जो हैं उन्होंने आज निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। अगर गिरावट वाले शेयरों की बात की जाए निफ्टी में तो ओएनजीसी यहाँ पर 5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। आईटीसी ये भी 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ इन्होंने भी आज निफ्टी को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दी है। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ।
अब आपको बता दें, भारत इकोनॉमिक संवाद में श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ में वर्कर्स का पैसा है। अब एटीएम और यूपीआई से इंस्टेंट पैसा विड्रॉ किया जा सकेगा। सरकार अगले महीने इसकी शुरुआत करने जा रही है। ईपीएफओ 3 को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है और एक पीएफ सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटाइज करने की बात हो रही है कि यूपीआई और एटीएम से पीएफ विड्रॉ करने के लिए उस पर कब तक फाइनल डिसीजन हो जाएगा, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखो, ईपीएफओ एक वर्कर्स के लिए सॉवरिन फंड है और सॉवरिन गारंटी फंड है। आज 26 लाख करोड़ रुपया 7 करोड़ लाभार्थियों का पैसा का ईपीएफओ में संचालन होता है, वहीवट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये ईपीएफओ ये हमारे वर्कर्स का पैसा है, आपका पैसा है। और मैं जब मंत्री बन के आया, मैंने देखा कि आपका पैसा और आपको निकालने के लिए दिक्कत हो, आपका पैसा आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना पैसा बढ़ा, क्या स्थिति है, जब चाहे तब आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए मोदी गवर्नमेंट का नेचर है डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, एडवांस सोच, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ईपीएफओ 201 तैयार कराया, जिसमें आपका क्लेम सेटलमेंट ऑटोमेटिक हो, आपका पैसा विड्रॉ करना है तो 10-15 प्रकार के फॉर्म में कॉलम आप ऐड करते थे, भरते थे, फिर ऑफिस जाते थे। मैंने सारे सिस्टम को भी आज के दिन में ख़त्म कर दिया है और आने वाले दिनों में आपका ईपीएफ मैंने सुनिश्चित करा है कि आपका ईपीएफ फंड आप जब चाहे तब 25% जमा रखना और 75% आप एटीएम में जाके यूपीआई आधार इनेबल करके आप जब चाहे तब उठा सकते हो। ये फैसिलिटी आपको तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन में नेक्स्ट महीने ही कर दूंगा। भारत इकोनॉमिक संवाद में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल इकोनॉमी के डेड होने की बात करते हैं और ईश्वर से मनाते रहते हैं कि ईरान का युद्ध कभी खत्म ना हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल देश के इकलौते नेता है जो इतना नेगेटिव सोचते हैं। मैंने कहा कि राहुल जी 56 इंच का सीना है और 56 देश से एफटीए भी हो गया है, इसलिए आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं। आपको नहीं दिखाई देगा, आप तो भगवान से मनाते हैं कि ईरान का युद्ध चलता रहे, यहाँ तेल का क्राइसिस बना रहे। पहला देश का कोई नेता होगा जो वो तो निगेटिव रखते हैं, वो खाद नहीं मिलेगा, वो इमेजिन कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जहां से आप सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। एक माहौल खराब करना टेक्सटाइल का राहुल गांधी ने एक प्रयास किया, वो भी विफल हो गया। सीएनबीसी आवाज के भारत इकोनॉमिक संवाद में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी ने कहा कि पिछले कुछ समय में हमने 38 देशों के साथ 9 एफटीए किए हैं, ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन को मजबूत किया है। Over the past few years, we have reached 9 FTAs spanning 38 countries and significantly strengthens our global trade integration. The Indian-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, I'll call it CETA, signed in July 2025. The India-Oman CEPA, concluded in December 2025. The India-New Zealand FTA, announced in December 2025. And the Indian-EU Free Trade Agreement, concluded in January 2026. Are expected to significantly expand market access, strengthen supply chain resilience, and diversify India's export destinations. Let me now say a few words where we can do more and much more to not only face the current challenging situation, but to expedite our development
and progress towards the goal of Vikasit Bharat 2047. भारत इकोनॉमिक संवाद में वाणिज्य विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि अंकटैड 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल साउथ में भारत तीसरी सबसे डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्री है। मजबूत ट्रेड, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और नए सेक्टर्स में बढ़ते एक्सपोर्ट ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई पहचान दिलाई है। जब इतना सब तरफ दिक्कत है, वॉर है, ट्रेड बैरियर्स हैं और तमाम दूसरी चीजें हो रही हैं, इंडियन एक्सपोर्ट इतना रेजिलियंस कैसे दिखा पा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या कारण है? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग इस वर्ष वित्तीय वर्ष 25-26 में $825 बिलियन के एक्सपोर्ट से बढ़कर $863 बिलियन 860 अपडेट करते हैं फिगर। So we are $863 बिलियन लास्ट ईयर। 2, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अगर आप देखेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में धीरे धीरे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफीज को कवर कर रहे हैं। अगर अंकटाड की 2025 की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो ग्लोबल साउथ में इंडिया इज द थर्ड मोस्ट डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री, अ कंट्री जिसका सबसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ पार्टनर ट्रेड कंट्रीज, और ग्लोबल नॉर्थ की जितनी इकोनॉमीज है उससे हम सबसे बेहतर हैं। तो ये दर्शाता है कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो तार है, वो बहुत ज्यादा कंट्रीज के साथ जुड़े हैं, जो हमें एक रेजिलियंस देता है। दूसरा, उसके साथ साथ देखेंगे हम लोग का प्रोडक्ट बास्केट भी काफी डाइवर्सिफाई हो रहा है। 10 साल पहले हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट नहीं करते थे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $48 बिलियन का कर रहे हैं। सो दैट हैज एडेड टू आवर एक्सपोर्ट बास्केट। पहले हम लोग के फूड एक्सपोर्ट्स काफी लो थे, अब वी आर डूइंग मोर देन $53 बिलियन ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंड लाइट प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हमारी कहा जाता था वी आर very low in engineering exports, but today we are $120 बिलियन in engineering exports. 4-wheeler पैसेंजर कार्स इस देश से एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी, आज के दिन डबल डिजिट ग्रोथ के साथ हम उसमें ग्रो कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स भी एक्सपोर्ट हो रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। 100 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बास्केट है, ये भी हमें रेजिलियंस देता है। तीसरा, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सेवा का निर्यात। सर्विसेज एक्सपोर्ट बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। दिस इज वन एरिया जहां की हम ऑलरेडी विश्व में करीब 5% का शेयर रखते हैं, और धीरे धीरे हम इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम विश्व में तीसरे नंबर पर हों जहां तक सर्विसेज एक्सपोर्ट का। सो सर्विसेज एक्सपोर्ट आज के दिन वी आर एट $421 बिलियन, विच इज अराउंड 95% ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। सो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में बढ़ रहा, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड इज देयर टू सर्व द वर्ल्ड। सो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो मुख्य फायदा है हमारे एक्सपोर्ट्स को भी मिल रहा है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।